पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में एक किताब है जिसे लगभग हर कोई जानता है, रिच डैड पुअर डैड। लेकिन हमारे आज के सोर्स का दावा कुछ और है। वो कहते हैं कि इस किताब का असली राज इसके पहले 10 पन्नों में ही छिपा है, जिसे ज्यादातर लोग शायद बस सरसरी तौर पर पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। आज हम उसी राज की तह तक जाएंगे। बिल्कुल। सोर्स का तर्क ही यही है कि अगर आप सिर्फ पहले अध्याय को समझ लें तो आप पूरी किताब की आत्मा को समझ जाते हैं। बाकी सब तो मतलब बस उस एक विचार का विस्तार है, और वो विचार 2 किरदारों, 2 पिताओं की कहानी में छिपा है। हाँ, और ये कोई कोई साधारण कहानी नहीं है। नहीं, ये असल में 2 अलग-अलग दुनियाओं, 2 अलग-अलग दर्शनों का टकराव है। चलिए इसे खोलते हैं। एक तरफ है पुअर डैड। जब मैं इनके बारे में पढ़ता हूं तो लगता है जैसे ये तो घर घर की कहानी है ही। ये वो सलाह है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सुनी है। हाँ, ये बहुत जानी पहचानी आवाज है। पुअर डैड की सोच के आप कह सकती हैं 3 मुख्य स्तंभ है। अच्छी पढ़ाई करो, एक सुरक्षित नौकरी पाओ, और मेहनत से काम करो। हाँ, ताकि तुम्हें एक स्थिर तनख्वाह मिलती रहे। स्टेबिलिटी यानी स्थिरता यहां सबसे बड़ा लक्ष्य है, और इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान काम करता है। मनोविज्ञान? वो कैसे? मुझे तो ये सीधी सादी समझदारी वाली सलाह लगती है। ये सलाह असल में डर से चलती है। डर से? हाँ, नौकरी खोने का डर, बिल न चुका पाने का डर, एक अनिश्चित भविष्य का डर। हमारा पूरा शिक्षा और सामाजिक ढांचा इसी डर को ध्यान में रखकर हमें एक सुरक्षित रास्ते पर चलने के लिए तैयार करता है। अच्छा। पुअर डैड इसी ढांचे के एक आदर्श प्रतीक हैं। वो बहुत पढ़े लिखे हैं, मेहनती हैं, लेकिन आर्थिक रूप से हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। लेकिन फिर आते हैं रिच डैड, जिनकी दुनिया इससे बिल्कुल अलग है। उनकी सोच क्या है? रिच डैड की सोच का आधार डर नहीं बल्कि अवसर है। अवसर? हाँ, जहां पुअर डैड नौकरी खोने से डरते हैं, वहीं रिच डैड मौके खोने से डरते हैं। उनकी दुनिया के 3 स्तंभ हैं। अपना बिजनेस बनाओ, संपत्ति यानी एसेट्स इकट्ठे करो, और अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। एग्जैक्टली। यहाँ लक्ष्य स्थिरता नहीं बल्कि स्वतंत्रता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन एक मिनट रुकिए। रिच डैड की ये सोच सुनने में तो क्रांतिकारी लगती है, पर क्या ये अव्यवहारिक नहीं है? हर कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकता, और ज्यादातर स्टार्टअप तो फेल हो जाते हैं। क्या पुअर डैड का सुरक्षित रास्ता असल में ज्यादा समझदारी भरा नहीं है, खासकर आज के समय में? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और यहाँ पर ही किताब का असली मतलब सामने आता है। रिच डैड का संदेश ये नहीं है कि हर कोई नौकरी छोड़कर उद्यमी बन जाए। तो फिर क्या है? संदेश है सोच को अपनाने का। आप नौकरी करते हुए भी रिच डैड की तरह सोच सकते हैं। ये कर्मचारी मानसिकता से निवेशक मानसिकता में जाने की बात है। कर्मचारी मानसिकता बनाम निवेशक मानसिकता, ये दिलचस्प है। इसका असल में क्या मतलब है? कर्मचारी मानसिकता कहती है मैं अपना समय और हुनर बेचकर पैसे कमाऊंगी। इसमें आप खुद सबसे बड़ा एसेट है। मतलब अगर आप काम करना बंद कर दें तो पैसा आना बंद हो जाएगा? बिल्कुल। लेकिन निवेशक मानसिकता कहती है मैं ऐसे सिस्टम और एसेट्स बनाऊंगी जो मेरे लिए पैसा कमाए, तब भी जब मैं काम नहीं कर रही हूं। अच्छा, तो यहां फोकस एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम पर चला जाता है। सही पकड़ा। तो ये जो एसेट्स शब्द है, इसका मतलब सिर्फ जमीन जायदाद तो नहीं होगा, क्योंकि वो हर किसी के बस की बात नहीं। बिल्कुल नहीं। ये किताब की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। एसेट कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे एक प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो, वो एक एसेट है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपके लिखे हुए गाने की रॉयल्टी, एक ऐसा ऑनलाइन कोर्स जो आप एक बार बनाते हैं और वो सालों तक बिकता रहता है, या एक अच्छी तरह से बनाया गया स्टॉक पोर्टफोलियो, हाँ, वो भी एक एसेट है। मुद्दा यह है कि आप काम नहीं कर रहे, आपका बनाया हुआ सिस्टम या आपकी संपत्ति काम कर रही है। और इसके उलट होती हैं लायबिलिटीज यानी देनदारियां। हाँ, और रिच डैड के अनुसार ये वो चीजें हैं जो आपके जेब से पैसा निकालती हैं। और मजे की बात यह है कि मध्यम वर्ग अक्सर लायबिलिटीज को एसेट समझकर खरीदता है। जैसे एक महंगी गाड़ी? बिल्कुल, जिसे चलाने और मेंटेन करने में लगातार पैसा खर्च होता है, या वो बड़ा घर जो आपने बहुत बड़े लोन पर लिया है और जिसकी ईएमआई आपकी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा खा जाती है। हाँ, पुअर डैड की दुनिया में ये स्टेटस सिंबल है।
रिच डैड की दुनिया में ये एक बोझ है जो आपको आर्थिक रूप से आजाद होने से रोकता है। जब मैंने ये पढ़ा कि एक पिता कहता है मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता और दूसरा पूछता है मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं, तो सच कहूं मेरे दिमाग में बत्ती जल गई। ये तो सिर्फ पैसों की बात नहीं, ये तो जीवन की किसी भी समस्या को देखने का नजरिया है। सही बात है। एक दरवाजा बंद कर देता है और दूसरा दिमाग को समाधान खोजने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही मानसिकता का फर्क है। आई कांट अफोर्ड इट एक बयान है, एक फुल स्टॉप, लेकिन हाउ कैन आई अफोर्ड इट एक सवाल है, एक शुरुआत है। यह आपके दिमाग को रचनात्मक बनने, नए रास्ते खोजने के लिए उकसाता है। हो सकता है आपको कोई साइड बिजनेस शुरू करना पड़े, या कहीं निवेश करना पड़े, या आपको कर्मचारी मानसिकता से बाहर निकालकर समस्या समाधान मानसिकता में डालता है। और ये तीसरा बिंदु पैसे से काम करवाना, ये सुनने में थोड़ा जादुई सा लगता है। इसका क्या मतलब है? इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं। पुअर डैड की सोच ये है कि इन 100 रुपयों से कुछ खरीदा जाए, अपनी कोई जरूरत या इच्छा पूरी की जाए। पैसा आया और गया, खत्म। रिच डैड की सोच यह है कि ये 100 रुपए आपकी कर्मचारी हैं, आप इन्हें काम पर भेज सकते हैं। आपने इन्हें किसी ऐसे स्टॉक या बिजनेस में लगाया जहां से ये 110 रुपए बनकर वापस आए। तो अब आपके पास 110 कर्मचारी हैं। एग्जैक्टली। धीरे धीरे आपकी एक ऐसी फौज तैयार हो जाती है जो आपके लिए दिन रात काम करते हैं, तब भी जब आप सो रहे हो। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है। ये जो पहले एक बात हुई थी कि एक रास्ता किसी कंपनी की सीढ़ी पर चढ़ने जैसा है और दूसरा अपनी सीढ़ी बनाने जैसा। हाँ, लेकिन इसमें एक फर्क है। किसी कंपनी की सीढ़ी मजबूत लोहे की बनी हो सकती है जिस पर चढ़ना सुरक्षित लगता है, जबकि अपनी सीढ़ी आपको खुद बांस और रस्सी से बनानी पड़ती है, जिसके टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है। इस जोखिम के बारे में क्या कहा गया है? बहुत अच्छा पॉइंट है। और यहाँ पर वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी का कॉन्सेप्ट आता है। रिच डैड का रास्ता जोखिम भरा है, लेकिन ये अंधा जोखिम नहीं है। ये सोचा समझा रिस्क है। हाँ बिल्कुल। पुअर डैड कहते हैं कि जोखिम से बचो, रिच डैड कहते हैं कि जोखिम को मैनेज करना सीखो। और उसे मैनेज करने का सबसे बड़ा हथियार है ज्ञान। आपको पता होना चाहिए कि निवेश कैसे काम करता है, टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है, कर्ज अच्छा कब होता है और बुरा कब। सही बात है। पुअर डैड की दुनिया में स्कूल की पढ़ाई जरूरी है, रिच डैड की दुनिया में वित्तीय पढ़ाई। तो इसका मतलब है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें असल में पुअर डैड बनने के लिए ही तैयार कर रहा है, क्योंकि स्कूलों में हमें पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ाते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग या एसेट एलोकेशन के बारे में कोई कुछ नहीं बताता। काफी हद तक हाँ। हमारा मौजूदा एजुकेशन सिस्टम औद्योगिक युग की जरूरत के हिसाब से बना था। उसका मकसद था अच्छे कर्मचारी तैयार करना जो निर्देशों का पालन कर सके और एक सिस्टम में फिट हो सके। तो ये आपको एक अच्छी नौकरी पाने में मदद कर सकता है, लेकिन ये आपको अमीर बनना नहीं सिखाता। किताब का तर्क यही है कि अमीर लोग पैसे का खेल अलग नियमों से खेलते हैं और वो नियम स्कूलों में नहीं सिखाए जाते। तो अगर ये पहला अध्याय नींव है, तो क्या सोर्स ये बताता है कि किताब के बाकी हिस्से इस नींव पर कौन सी इमारत खड़ी करते हैं? क्या वो एसेट्स बनाने के तरीके सिखाते हैं? हाँ, एक बार जब लेखक पहले अध्याय में इस वैचारिक टकराव को स्थापित कर देता है, तो बाकी के अध्याय उन नियमों और तरीकों को समझाने में लग जाते हैं। वो बताते हैं कि अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को कैसे समझें, एसेट्स और लायबिलिटीज की पहचान कैसे करें, टैक्स के नियमों का फायदा कैसे उठाएं, और सबसे जरूरी अपनी वित्तीय बुद्धि मतलब फाइनेंशियल IQ को कैसे बढ़ाएं। लेकिन वो सब कुछ इसी मूल विचार पे टिका है, आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ दो अलग अलग सलाहों का मामला नहीं है, ये जीवन को देखने के दो अलग अलग फ्रेमवर्क हैं। बिल्कुल। एक फ्रेमवर्क सुरक्षा और पूर्वानुमान पर आधारित है और दूसरा स्वतंत्रता और विकास पर, भले ही उसमें अनिश्चितता हो। एकदम। और ये कोई नैतिक फैसला नहीं है। किताब ये नहीं कहती कि पुअर डैड एक बुरे इंसान है। असल में वो एक बहुत अच्छे और मेहनती इंसान है। सवाल नैतिकता का नहीं बल्कि परिणाम का है। अच्छा। एक रास्ता आपको जीवन भर पैसे के लिए काम करने पर मजबूर करता है, जबकि दूसरा आपको उस जाल से निकलने का एक संभावित नक्शा देता है। तो संक्षेप में रिच डैड पुअर डैड पर आधारित ये विश्लेषण हमें बताता है कि किताब का पूरा सार पहले अध्याय के इस बुनियादी टकराव में छिपा है। एक तरफ है पुअर डैड जो जॉब सिक्योरिटी पर ध्यान देते हैं और दूसरी तरफ है रिच डैड जो संपत्ति बनाने पर। इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि आपकी वित्तीय सफलता आपकी डिग्री या आपकी मेहनत से कम और आपकी मानसिकता से ज्यादा तय होती है।
यहाँ ये सवाल नहीं है कि कौन सा पिता बेहतर है, बल्कि ये है कि लेखक के अनुसार कौन सी सोच वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। सही बात है। ये हमें सिखाता है कि हम जो भी वित्तीय सलाह सुनते हैं वो कभी तटस्थ नहीं होती। हर सलाह के पीछे दुनिया को देखने का एक नजरिया छिपा होता है और हमें ये पहचानने की जरूरत है कि हम अनजाने में किस नजरिए का पालन कर रहे हैं। और ये हमारे लिए सोचने के लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाता है। अगर हम इसे सिर्फ पर्सनल फाइनेंस से आगे ले जाएं और जीवन के दूसरे क्षेत्रों में देखें, जैसे हमारा करियर, हमारे रिश्ते या हमारे निजी प्रोजेक्ट्स, हम कितनी बार इन दो मानसिकता का सामना करते हैं। एक रास्ता स्थिरता का है जो जाना पहचाना और सुरक्षित लगता है, और दूसरा रास्ता कुछ नया बनाने का है जिसमें अनिश्चितता है, जोखिम है, लेकिन विकास और सच्ची आजादी की संभावना भी है। हम अपनी जिंदगी में जाने अनजाने किस डैड की सलाह मान रहे हैं?